एआई के इस्तेमाल की वजह से कुछ शब्दों को समझना मुश्किल हो सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए हमने वीडियो की एक पीडीएफ फाइल अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अपने टेलीग्राम चैनल पर दी है। इस ग्रुप में आपको सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स की कॉपियां भी रोजाना मिलेंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एपीएससी की तैयारी में बेहद महत्वपूर्ण ताज़ा खबरें और संपादकीय विश्लेषण। ये खबरें न सिर्फ आपके जीएस पेपर ई और ई के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि इंटरव्यू और निबंध में भी आपकी सोच को धार देंगी। हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, पर्यावरणीय आपदाओं, पड़ोसी देशों की राजनीति, व्यापार नीति और राजनीतिक फंडिंग जैसे विषयों की। हर खबर के पीछे छिपे मुद्दों को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप परीक्षा में आत्मविश्वास से उत्तर दे सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। शंघाई सहयोग संगठन स्को के हालिया शिखर सम्मेलन में तियानजिन घोषणा को अपनाया गया। इसमें 4 सुरक्षा केंद्रों की स्थापना और स्को विकास बैंक का प्रस्ताव शामिल है। ऊर्जा, हरित उद्योग, डिजिटल अर्थव्यवस्था और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत और चीन ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे किए हैं, जो दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यह सम्मेलन न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा, बल्कि बहुपक्षीय कूटनीति और भारत-चीन संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे कि यह भारत के लिए क्यों मायने रखता है। स्को मंच पर भारत और चीन के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई है। चीन के राजदूत ने कहा कि दोनों देशों को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार बनना चाहिए। दोनों देश ग्लोबल साउथ के नेता हैं और मिलकर संयुक्त राष्ट्र, बीओटी, ब्रिक्स जैसे संस्थानों को विकासशील देशों के हित में आकार दे सकते हैं। साझा चुनौतियों में आतंकवाद, साइबर खतरे, मादक पदार्थ तस्करी, जलवायु परिवर्तन और गरीबी शामिल हैं। स्को इन समस्याओं से निपटने के लिए संयुक्त केंद्र स्थापित कर रहा है। स्को के माध्यम से चीन ने यह संदेश दिया कि किसी एक देश का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। भारत और चीन मिलकर गरीब देशों की आवाज बन सकते हैं और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। व्यापार, हरित ऊर्जा और डिजिटल तकनीक में सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। स्को शिखर सम्मेलन एपीएससी के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल भारत चीन संबंधों को समझने में मदद करता है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा, बहुपक्षीय कूटनीति और भारत की विदेश नीति के प्रमुख पहलुओं को भी उजागर करता है। साथ ही यह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और ग्लोबल साउथ की भूमिका को भी रेखांकित करता है। अब हम बढ़ते हैं हिमालयी क्षेत्र की ओर, जहां विकास और आपदाओं का सीधा संबंध देखने को मिलता है। हिमालय क्षेत्र में हाल के वर्षों में ग्लेशियल झील फटने, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं बढ़ गई हैं। अक्सर इसका कारण जलवायु परिवर्तन बताया जाता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अनियंत्रित विकास, अवैज्ञानिक निर्माण और वनों की कटाई मुख्य कारण हैं। सुरंगें, हाईवे और बांध बिना सुरक्षा जांच के बनाए जा रहे हैं, जिससे पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। पर्यटन के दबाव और जलविद्युत परियोजनाओं ने भी स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बड़े सुरंग और हाईवे प्रोजेक्ट्स पर चिंता जताई है। उदाहरण के लिए, 4 धाम हाईवे परियोजना के कारण पहाड़ों की कटाई से भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। कोर्ट ने सरकार को चेताया है कि बिना वैज्ञानिक योजना के ऐसे निर्माण कार्य हिमालयी क्षेत्र को और अधिक आपदा प्रवण बना रहे हैं। यह मुद्दा न केवल पर्यावरण बल्कि आपदा प्रबंधन और सतत विकास से भी जुड़ा है। जलवायु परिवर्तन हिमालय में बर्फ पिघलने और बारिश की तीव्रता बढ़ाने में भूमिका निभाता है, लेकिन
आपदाएं घातक तब बनती हैं जब इंसान कमजोर पहाड़ों पर असुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता है। स्कूल, अस्पताल और घर असुरक्षित क्षेत्रों में बन जाते हैं, जिससे आपदा आने पर जान माल का भारी नुकसान होता है। इसलिए केवल जलवायु को दोष देना सही नहीं, बल्कि मानव जनित गलतियों को भी स्वीकारना होगा। समस्या का हल है प्रकृति आधारित समाधान अपनाना। इसमें वनों की बहाली, आर्द्र भूमियों की सुरक्षा और नदियों के प्रवाह को पुनर्स्थापित करना शामिल है। स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, क्योंकि वे क्षेत्र की भौगोलिक संवेदनशीलता को बेहतर समझते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने से पहले वैज्ञानिक भूमि उपयोग योजना बनानी चाहिए। विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। हिमालयी क्षेत्र की आपदाएं अपसी के लिए कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण हैं। ये पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूलन और न्यायपालिका की भूमिका जैसे विषयों से जुड़ी हैं। साथ ही विकास बनाम पर्यावरण के नैतिक द्वंद्व को भी उजागर करती हैं। अब हम बढ़ते हैं नेपाल की ओर, जहां राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट ने युवाओं को सड़कों पर ला दिया है। नेपाल में हाल ही में बड़े पैमाने पर युवा नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ये प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और सेना को नियंत्रण संभालना पड़ा। विरोध का मुख्य कारण भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कमजोर शासन है। पिछले 10-15 वर्षों में नेपाल में कई बार सरकारें बदली हैं, जिससे नीतियों में स्थिरता नहीं रही। इससे युवाओं का सिस्टम से भरोसा उठ गया है। नेपाल दुनिया की चौथी सबसे अधिक रेमिटेंस निर्भर अर्थव्यवस्था है। देश की 33% जीडीपी विदेशों में काम करने वाले नेपाली नागरिकों से आती है। खासकर खाड़ी देशों, मलेशिया और भारत में काम करने वाले युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। नेपाल में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। अगर प्रवासी कामगारों की नौकरियां चली जाएं, तो नेपाल की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ने युवाओं में गुस्सा भड़का दिया, लेकिन असली वजह है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कमजोर अर्थव्यवस्था और नेताओं की कुप्रबंधन। इन सब के कारण युवाओं का भरोसा टूट गया है और वे सड़कों पर उतर आए हैं। यह असंतोष केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं, बल्कि गहरे राजनीतिक और आर्थिक संकट का संकेत है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और दोनों के बीच खुली सीमा है। नेपाल में अस्थिरता बढ़ने से भारत में प्रवासी कामगारों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ेगा। साथ ही चीन भी नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जिससे भारत की रणनीतिक चिंताएं बढ़ जाती हैं। सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से नेपाल का संकट भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट एपएससी के लिए केस स्टडी के रूप में बेहद उपयोगी है। यह दिखाता है कि कैसे कमजोर संस्थाएं, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मिलकर जन असंतोष को जन्म देते हैं। साथ ही यह भारत की पड़ोसी नीति, क्षेत्रीय स्थिरता और प्रवासन जैसे मुद्दों से भी जुड़ा है। अब हम बात करेंगे भारत के समुद्री उत्पादों के व्यापार पर अमेरिकी नीति के असर की। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय जमे हुए झींगा, फ्रोजन श्रिम्प पर 50% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका भारत के झींगा निर्यात का 41% हिस्सा खरीदता है, जिससे यह फैसला भारतीय मत्स्य उद्योग के लिए बड़ा झटका है। इससे न केवल निर्यातकों बल्कि तटीय समुदायों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा। यह मुद्दा व्यापार नीति, डब्ल्यूटीओ विवाद और भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। फ्रोजन श्रिम्प यानी झींगा या प्रॉन, जिसे साफ करके, प्रोसेस करके और बहुत कम तापमान पर फ्रीज किया जाता है ताकि उसकी ताजगी बनी रहे। इसे समुद्र या एक्वाकल्चर फार्म से पकड़ा जाता है, फिर साफ सुथरा कर, छीलकर, धोकर और तुरंत फ्रीज किया जाता है। इसके बाद इसे कोल्ड स्टोरेज में पैक कर निर्यात किया जाता है।
यह प्रक्रिया गुणवत्ता और ताजगी बनाए रखने के लिए जरूरी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फ्रोजन श्रिम्प निर्यातक है, खासकर व्हाइट लेग श्रिम्प व अनामिका। इसके प्रमुख खरीदार अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन और जापान है। यह भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात का मुख्य आधार है और विदेशी मुद्रा कमाने का बड़ा जरिया भी। तटीय राज्यों आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु के लाखों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी है। अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय झींगा निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। इससे तटीय समुदायों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। साथ ही यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौती है, क्योंकि फ्रोजन श्रिम्प एक उच्च मूल्य निर्यात वस्तु है। व्यापार नीति, WTO विवाद और एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसे मुद्दे भी इससे जुड़े हैं। फ्रोजन श्रिम्प अपीएससी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार नीति, तटीय समुदायों की आजीविका और WTO विवादों से जुड़ा है। यह केस स्टडी के रूप में भी उपयोगी है, जिससे आप व्यापार नीति और वैश्विक बाजार के प्रभाव को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे राजनीतिक फंडिंग और पारदर्शिता के मुद्दे पर। हाल ही में सामने आया कि 40 क्षेत्रीय दलों ने 2,532 करोड़ रुपए की आय घोषित की, जिसमें से 70% इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिली। यह राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता और सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए फंडिंग गुमनाम रहती है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। यह मुद्दा चुनावी सुधार, सुशासन और नैतिकता से जुड़ा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पक्ष में तर्क है कि इससे काले धन पर रोक लगेगी, लेकिन आलोचक कहते हैं कि इससे फंडिंग का स्रोत गुप्त रहता है। इससे राजनीतिक दलों की जवाबदेही और पारदर्शिता पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। यह विषय अपीएससी के लिए नैतिकता, सुशासन और चुनावी सुधार के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स अपीएससी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनावी सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता जैसे विषयों से जुड़े हैं। यह विषय न केवल जीएसआई राजनीति बल्कि जीएसआई नैतिकता में भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के संकट और केंद्र राज्य संबंधों पर। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के खिलाफ सिंचाई परियोजना में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच शुरू हो गई है। साथ ही पार्टी में आंतरिक बगावत और संभावित उपचुनावों से पहले असंतोष बढ़ रहा है। यह मामला केंद्र राज्य संबंध, भ्रष्टाचार और संघीय राजनीति से जुड़ा है। ऐसे मामलों से सुशासन और जवाबदेही की जरूरत और भी बढ़ जाती है। बीआरएस पार्टी का मामला दिखाता है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध जटिल हो सकते हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका, राजनीतिक असंतोष और संघीय ढांचे की मजबूती जैसे मुद्दे सामने आते हैं। यह अपीएससी के लिए संघवाद, सुशासन और राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी का संकट अपीएससी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केंद्र, राज्य संबंध, भ्रष्टाचार और संघीय राजनीति जैसे विषयों से जुड़ा है। यह केस स्टडी के रूप में भी उपयोगी है, जिससे आप सुशासन और जवाबदेही के मुद्दों को बेहतर समझ सकते हैं। अब हम संपादकीय विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। चीन के राजदूत द्वारा लिखे गए संपादकीय में कहा गया है कि स्को मंच पर भारत और चीन को सहयोग बढ़ाना चाहिए। दोनों देश मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। तियानजिन घोषणा के तहत नए सुरक्षा केंद्र और विकास बैंक की स्थापना पर सहमति बनी है। यह सहयोग ग्लोबल साउथ के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। स्को के सामने आतंकवाद, साइबर खतरे, मादक पदार्थ तस्करी, जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसी साझा चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए संयुक्त केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। भारत और चीन जैसे बड़े देश मिलकर इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं।
यह क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक राजनीति के लिए भी जरूरी है। संपादकीय में कहा गया है कि भारत और चीन मिलकर गरीब देशों की आवाज बन सकते हैं। स्को को एकाधिकारवाद का विरोध करना चाहिए और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। व्यापार, हरित ऊर्जा और डिजिटल तकनीक में सहयोग से सदस्य देशों को लाभ होगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क भी बढ़ाना चाहिए। यह संपादकीय एपीएससी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत चीन संबंध, स्को की भूमिका, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व जैसे विषयों को उजागर करता है। यह आपके उत्तरों में उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम हिमालयी क्षेत्र के विकास और आपदाओं पर आधारित संपादकीय की ओर बढ़ते हैं। संपादकीय में कहा गया है कि हिमालय में हाल की आपदाओं के लिए केवल जलवायु परिवर्तन को दोष देना सही नहीं है। असली वजह है अनियंत्रित मानव गतिविधि, बिना सुरक्षा जांच के निर्माण, वनों की कटाई और ओवर टूरिज्म। इससे पहाड़ कमजोर हो गए हैं और आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। जल विद्युत परियोजनाओं ने भी स्थिति को और गंभीर बना दिया है। संपादकीय में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। कोर्ट ने उत्तराखंड में बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण बढ़ती आपदाओं पर चिंता जताई है। वैज्ञानिक भूमि उपयोग योजना और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को जरूरी बताया गया है। यह दिखाता है कि न्यायपालिका पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकती है। संपादकीय में विकास और पर्यावरण के बीच नैतिक द्वंद्व को भी उजागर किया गया है। सतत विकास के लिए जरूरी है कि हम प्रकृति आधारित समाधान अपनाएं, स्थानीय समुदायों को शामिल करें और बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने से पहले वैज्ञानिक मूल्यांकन करें। यह विषय एपीएससी के लिए नैतिकता और सुशासन के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। यह संपादकीय एपीएससी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, न्यायपालिका की भूमिका और नैतिकता जैसे विषयों को जोड़ता है। यह आपके उत्तरों को गहराई और विविधता देगा। अब हम नेपाल संकट पर आधारित संपादकीय की ओर बढ़ते हैं। नेपाल में हाल के विरोध प्रदर्शनों के पीछे राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कमजोर अर्थव्यवस्था है। बार बार सरकार बदलने से नीतियों में स्थिरता नहीं रही और युवाओं का सिस्टम से भरोसा उठ गया। रेमिटेंस पर अत्यधिक निर्भरता ने अर्थव्यवस्था को कमजोर बना दिया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ने आग में घी का काम किया। नेपाल में अस्थिरता भारत के लिए भी चिंता का विषय है। खुली सीमा के कारण प्रवासी कामगारों की संख्या बढ़ सकती है। साथ ही चीन का प्रभाव भी बढ़ रहा है, जिससे भारत की रणनीतिक चिंताएं बढ़ जाती हैं। यह मुद्दा भारत की पड़ोसी नीति, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा है। नेपाल संकट पर आधारित संपादकीय एपीएससी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पड़ोसी देशों की राजनीति, प्रवासन और भारत की रणनीतिक नीति जैसे विषयों से जुड़ा है। यह केस स्टडी के रूप में भी उपयोगी है। अब हम इन सभी खबरों और संपादकीयों का सारांश और परीक्षा के लिए मुख्य बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं। स्को शिखर सम्मेलन, भारत चीन सहयोग और नेपाल संकट जैसे मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये बहुपक्षीय कूटनीति, क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की विदेश नीति के प्रमुख पहलुओं को उजागर करते हैं। परीक्षा में इनका उल्लेख आपके उत्तरों को विश्लेषणात्मक बनाएगा। हिमालयी क्षेत्र में आपदाओं के पीछे केवल जलवायु परिवर्तन नहीं, बल्कि मानवजनित कारण भी जिम्मेदार हैं। सतत विकास, प्रकृति आधारित समाधान और न्यायपालिका की भूमिका जैसे बिंदु परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। इनका उल्लेख आपके उत्तरों को गहराई देगा। फ्रोजन श्रिम्प पर अमेरिकी टैरिफ, भारत की निर्यात नीति और तटीय समुदायों की आजीविका जैसे मुद्दे अर्थव्यवस्था
और व्यापार नीति के लिए महत्वपूर्ण हैं। W2 विवाद, एंटी डंपिंग ड्यूटी और विदेशी मुद्रा अर्जन जैसे बिंदु आपके उत्तरों को समृद्ध बनाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्षेत्रीय दलों की फंडिंग और तेलंगाना में बीआरएस पार्टी का संकट राजनीति और सुशासन के लिए महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता, जवाबदेही और संघीय राजनीति जैसे बिंदु आपके उत्तरों को विश्लेषणात्मक बनाएंगे। विकास बनाम पर्यावरण, चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे नैतिकता और सुशासन के लिए जरूरी हैं। अपएससी में इनका उल्लेख आपके उत्तरों को गहराई और विविधता देगा। इन खबरों और संपादकियों को उत्तर लेखन में कैसे इस्तेमाल करें? सबसे पहले हर मुद्दे के पीछे छिपे कारणों और समाधान को समझें। केस स्टडी, उदाहरण और सुप्रीम कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हवाले से अपने उत्तर को मजबूत बनाएं। उत्तर में संतुलित दृष्टिकोण और विश्लेषणात्मक सोच दिखाएं। हर खबर के मुख्य तथ्य और आंकड़े याद रखें, जैसे स्को में 4 सुरक्षा केंद्र, नेपाल की 33% जीडीपी रेमिटेंस से, भारत का 41% झींगा निर्यात अमेरिका को और 532 करोड़ की राजनीतिक फंडिंग। ये आंकड़े उत्तरों को तथ्यात्मक और प्रभावशाली बनाते हैं। अपएससी की तैयारी में सतत जागरूकता और समसामयिक घटनाओं की समझ बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, राजनीति और नैतिकता हर क्षेत्र में अपडेट रहें। इन खबरों और संपादकियों को अपने उत्तरों में शामिल करें और अभ्यास करते रहें। आपकी मेहनत और जागरूकता ही आपको सफलता दिलाएगी। शुभकामनाएं।